तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, इस चैप्टर का हेडिंग है हीट। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हीट से रिलेटेड जितने भी सारे फेनोमेनल हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, वे सारी बातें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर इस हीट वर्ड का आखिर मतलब क्या है। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हीट का ये है कि वो स्पॉन्टेनियसली वो अपने सराउंडिंग्स में पासेस हो जाती है, यानी विथ एनी मीडियम और विदाउट एनी मीडियम वो स्पॉन्टेनियसली अपने सराउंडिंग्स में पासेस हो जाती है। ये है हीट का पहला कैरेक्टर। और हीट का सेकंड कैरेक्टर ये है कि वो ऑलवेज क्या होता है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर वो हमेशा फ्लो करती है। ये हमेशा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही रहा है। और थर्ड वन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। हीट जो है वो जब भी किसी मटेरियल पर अप्लाइड की जाती है तो वो गर्म हो जाती है, और जब भी वो रिमूव कर लिया जाता है हीट को, देन वो मटेरियल अगेन कोल्ड हो जाती है। ये हीट का थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसे आप ऐसे समझो, यानी कोई भी मटेरियल जब हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो गर्म हो जाती है, और जब भी हीट को थ्रो आउट करती है देन वो कोल्ड हो जाती है। ये है हीट का थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैं बताना चाहूंगा, हीट कभी भी किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम, किसी भी मटेरियल का स्टेट भी वो चेंज कर सकती है। यहाँ तक कि वो केमिकल स्ट्रक्चर को भी हीट किसी भी मटेरियल का वो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे हीट से रिलेटेड जितने भी सारी बातें हैं हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। जैसा आपको दिखाया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डिफरेंट टाइप के जो सेंटीग्रेड्स में बॉयल हो रहे हैं, सेल्सियस में जो बॉयल हो रहे हैं वाटर, अगर मान लो 40 डिग्री का वाटर है और वो 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वो 20 डिग्री का सेल्सियस का एक वाटर है, दोनों अलग अलग बॉटम में रखे हुए वाटर है, दोनों ही गर्म है, एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। जब ये दोनों को मिक्स किया जाएगा तो उनका क्या होगा टेम्परेचर, ऑलवेज याद रखिए ये 20 to 40 के टेम्परेचर के ही ये बीच में रहेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जान लेंगे ये आखिर टेम्परेचर वर्ड है क्या। ये टेम्परेचर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आप देख पा रहे हो। ये टेम्परेचर वर्ड का आखिर क्या मतलब है। तो टेम्परेचर आखिर वर्ड ये रेफर करता है, टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का थर्मल कंडीशंस बताता है। आखिर ये बताता है कि उस मटेरियल में कितनी हीट अप्लाइड हुई है या फिर कितनी वो हीट अप्लाइड नहीं हुई है, ये हमें बताता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी मटेरियल का थर्मल कंडीशंस वो ये बताता है कि वो मटेरियल हॉटेड है या फिर कोल्ड वन है, वो क्या है ये हमें बताता है टेम्परेचर। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, तो थर्मोमीटर किसी भी वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी टेम्परेचर का मेजरमेंट बताती है। ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर आप देख पा रहे हो, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या। जैसा मैंने कहा कि टेम्परेचर को बताने वाले इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को थर्मोमीटर कहते हैं। यहाँ पर है एक वर्ड, जैसे मैंने कहा क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बताती है। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे बॉडी के यानी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के टेम्परेचर को बताने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक और नाम भी है जिसे हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ और बातें हैं, चलिए जान लेते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें दो टाइप के स्केल होते हैं, ये हमेशा जान के रखिए। एक होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, एक होते हैं सेल्सियस स्केल।
और सेल्सियस स्केल में आखिर क्या होता है? सेल्सियस स्केल में वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है और फ़ारेनहाइट भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। जैसा आप देख पा रहे हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वह क्लिनिकल थर्मोमीटर में कितना रहता है उस स्केल में, वो पहले हम लोग जान लें। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमेशा स्ट्रक्चर दो स्केल होते हैं, वो सेल्सियस में होते हैं जैसा मैंने कहा, और फ़ारेनहाइट में होते हैं। तो सेल्सियस में होते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड तक, ये होते हैं जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड के बीच में होती है, और फ़ारेनहाइट में वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये होते हैं दो स्केल होते हैं, याद रखिए, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टरी थर्मोमीटर में। अब है नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। और एक बार हमारा जो ह्यूमन का बॉडी जो टेम्परेचर है वो आखिर कितना है, ये हमेशा पूछा जाता है। आप देख पा रहे हो हमारे ह्यूमन का बॉडी जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो सेंटीग्रेड मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटीग्रेड ओल्डर टाइम्स में इसका यूज किया जाता था, अभी सेल्सियस का ही यूज होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और यह ओवरऑल हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर है। यह हमारे बॉडी पर सभी जगह अलग अलग टेम्परेचर है, ओवरऑल एक जब एवरेज निकाला गया है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और आप ये भी जानते होंगे हमारे घरों में, हाउस में जो पेट्स रहते हैं उनका भी टेम्परेचर हमसे ही अबाउट हमारे ही टेम्परेचर के आसपास ही है। जैसे आप ये जान लो, जो कैट होते हैं उनके भी बॉडी का टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस, और काऊ जो होते हैं वो भी, उनका भी बॉडी टेम्परेचर होता है 38.6 डिग्री सेल्सियस, और डॉग का क्या होता है? 38.9 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे ही अराउंड बॉडी के टेम्परेचर के आसपास ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे जान लेंगे। अब देख पा रहे हो लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर आखिर क्या होते हैं, तो आप ये बात जान लो। लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बताती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का मेजरमेंट हम इस डिवाइस और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। नाम है उसका लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और लैबोरेटरी जो थर्मोमीटर होती है वो जनरली हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर से बिल्कुल ही अलग होती है। आप ये मत समझो कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर से, आप देख पा रहे हो लैबोरेटरी थर्मोमीटर ये इतना लंबा है, देखो आप, और हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ हमारे बॉडी के टेम्परेचर ही मापे जाते हैं, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर से सिर्फ क्या होते हैं? लैबोरेटरी थर्मोमीटर से ओनली ऑब्जेक्ट के ही टेम्परेचर को मापा जाता है। हम लोग कभी ये नहीं करेंगे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, और ना ही हम लोग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करेंगे। इससे क्या हो सकते हैं? इससे कोई भी थर्मोमीटर जो है वो बस्ट आउट कर सकते हैं। आप ये भी जान लो लैबोरेटरी थर्मोमीटर और हमारे जो थर्मोमीटर है इसमें जो कुछ बातें हैं जो सिमिलर हैं। दोनों में ही क्या होता है? मरकरी का यूज किया जाता है। दोनों ही थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है, और दोनों ही थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट स्केल भी होते हैं और सेल्सियस के भी स्केल होते हैं। लेकिन हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें एक किंक पाया जाता है। अब देख पा रहे हो किंक एक वर्ड है, और किंक के कारण क्या होता है ना, हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किंक के कारण वहां पर वो मरकरी जाके फंस जाता है, अटक जाता है, जिससे हम इजीली देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर आखिर क्या है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर आखिर कैसे होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ हीट? हीट का ट्रांसफर से आप क्या समझते हो? तो हीट का ट्रांसफर मतलब हीट
कैसे पासेस थ्रू होती है, वन जगह से कोई एक जगह से, वन प्लेस से अनदर प्लेसेस में वो कैसे पासेस थ्रू होती है, यह है बताया गया। तो सबसे पहले आप जान लो हीट का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज, मैंने बताया वीडियो को स्टार्टिंग में, ऑलवेज हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर होती है। ये होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। और ऐसी जो हीट का जो ट्रांसफर होती है, विथ मीडियम भी हीट का ट्रांसफर होती है और विदाउट मीडियम भी हीट का ट्रांसफर हो सकती है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कंडक्शन प्रोसेस। आप देख पा रहे हो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंडक्शन। तो हमारा जो ये कंडक्शन वर्ड है, इस कंडक्शन वर्ड में हम लोग जान लेंगे आखिर इस वर्ड का आखिर क्या मतलब है। कंडक्शन वर्ड का मतलब है वह प्रोसेस जिससे हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर चली जाती है, फ्लो आउट करती है, वो प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस कहलाता है। कंडक्शन प्रोसेस में हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर फ्लो होती है, जिसे हम लोग कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और कंडक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग जानेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब देख पा रहे हो कंडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले जो मटेरियल होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म के होते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कंडक्शन में यूज होने वाले जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल को जो हीट के हॉटर एंड से, हीट को हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर फ्लो करती है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर वो मटेरियल है जो हीट को फ्लो कर रही है यहाँ से इस तरफ में। तो ऐसे हम लोग डिवाइस को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, जो हीट को हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर फ्लो करने के लिए हेल्प करती है, उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख पा रहे हो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के बारे में हमें जानना है। इंसुलेटर्स वे मटेरियल हैं जिनसे हीट वन एंड से दूसरे एंड नहीं जा पाती है। दैट मीन्स हॉटर एंड से कोल्ड नेक्स्ट एंड की ओर नहीं जा पाती है। ये जो मटेरियल है इन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। दैट मीन्स इंसुलेटर्स के थ्रू हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो ऐसे इंसुलेटर्स के हमें नाम बताइए जो इंसुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं। तो क्या है होंगे, वो होंगे वुड एज अ इंसुलेटर्स के रूप में वर्क करते हैं। प्लास्टिक भी हैं जो इंसुलेटर के रूप में वर्क करते हैं। तो इन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं क्योंकि इनमें से हीट का जो फ्लो है वो वन एंड से अनदर एंड नहीं हो पाता है। इसीलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे कंडक्टर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो कंडक्टर्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स में है, फर्स्ट वन है सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन। आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शंस क्या है? कन्वेक्शंस वह प्रोसेस है जिससे हीट जो है किसी भी फ्लूइड को तब तक गर्म करती रहती है जब तक वो पूरा गर्म ना हो जाए। और ऐसे प्रोसेस में एयर का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। इस वर्ड को अच्छे से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है जहां पर बताया गया है कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो पीपल होते हैं वे सबसे ज्यादा कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही हीट उनके एरियाज में प्रोसेस थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे आखिर ये कन्वेक्शन प्रोसेस में कोस्टल एरियाज में कैसे होते हैं। कोस्टल एरियाज में क्या होते हैं, लैंड और सी दोनों पास पास ही रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो लैंड भी और जो सीज हैं या फिर वाटर सोर्स हैं वो दोनों पास पास हैं। और क्या होता है, डे के टाइम
डे के टाइम याद रखो, डे के टाइम होता क्या है, जब लैंड जो होते हैं वो वाटर के सोर्स से जल्दी गर्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है, गर्म होने से एयर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, गर्म जो एयर है, जो हॉट एयर है, वो ऊपर उठ जाती है गर्म होने से। जैसा मैंने कहा, लैंड वाले एरिया सबसे पहले गर्म हो जाते हैं। कैसे गर्म हो जाते हैं, सन के रेस से, सनलाइट से। इसीलिए गर्म होने से इनके जो एयर है ये ऊपर उठने लगते हैं, और ऊपर उठने से ये जो जगह है गर्म एयर वाला जो ऊपर उठ जाता है, उसके इस जगह में वैकेंट हो जाते हैं जगह। और वैकेंट जगह में, वैकेंट एयर में, वैकेंट वाले प्लेस में, पास वाले जगह से जो सी ब्रिज के जो ऊपर में, सी सोर्स के ऊपर में, सराउंडिंग्स में, उनके पास जो एयर है वो इन्हें फिल करने आ जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस अब एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। ये ऊपर उठ जाते हैं और इससे फिल करने के लिए ये बगल से एयर आते हैं। तो आप देख पा रहे हो, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और ये एक साइक्लिक वे क्रिएट कर लेता है, जिससे क्या होते हैं ना, ये जो चीज मैंने कहे, यही वाले सी ब्रिज हम लोग कहते हैं। कोस्टल एरियाज में इसे ही हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। मतलब वार्म एयर क्या होते हैं, आप देख पा रहे हो, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी, जो सी से एयर लैंड की ओर आते हैं, उससे हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। और सी ब्रिज जो होती है वो ठंडी होती है दिन के टाइम, आप जान लो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे लैंड ब्रिज है क्या। लैंड ब्रिज ऐसे ब्रिज, ऐसी हवा जो लैंड से सी की ओर जाती है। और सी ब्रिज क्या थी, ऐसी ब्रिज, ऐसी हवा जो सी से लैंड की ओर आती है, वो हो गए सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज ऐसी हवा, ऐसा एयर जो लैंड से सी की ओर जाता हो, वो लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होते हैं, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यानी नाइट टाइम होते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, वाटर जो होते हैं, जैसा मैंने कहा, डे टाइम में लैंड फर्स्टली बहुत जल्दी वो गर्म हो जाती है, और वाटर सोर्स के जो वाटर होते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं। लैंड वाले एरियाज जल्दी गर्म हो जाते हैं, देन जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। और जो वाटर सोर्स वाले जो एरियाज हैं, जो वाटर सोर्स हैं, वो देर से गर्म होता है और देर तक ठंडा होता है, यानी ठंडा होने में उसे टाइम लगती है। तो रात में क्या होते हैं, जब हमारा लैंड जो होता है वो कूल हो जाता है, तो सी सोर्स जब ये कूल हो जाता है, तो ऑपोजिट में उधर वाटर सोर्स गर्म रहती है। तो हमारा जब वाटर सोर्स गर्म होती है तो वो ऊपर अब एयर को ट्रांसफर कर देती है, चूंकि ऐसा कैरेक्टर है एयर का, गर्म होने से वो ऊपर की ओर फ्लो करती है। तो गर्म एयर ऊपर फ्लो होती है, और देन लैंड वाले जो एरियाज वाले जो ठंडी हवा है वो सी की ओर चलने लगते हैं। तो जैसा यहाँ पर बताया गया है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज में क्या होता है आप देख पाओगे, लैंड ब्रिज में जो लैंड के तरफ से, लैंड की ओर से टुवर्ड्स द लैंड, ये सी की ओर ये जो फ्लो है एयर का वो होते रहते हैं। इससे हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो, आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? एज आई सेड बिफोर, द प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें हीट के ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, उस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन प्रोसेस कहते हैं। और रेडिएशन प्रोसेस में विदाउट एनी मीडियम हीट का ट्रांसफर हो जाता है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और जान लेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। आखिर जो समर टाइम और विंटर टाइम में हम लोग किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, आप लोग ये जान लो। समर टाइम में हम लोग ऑलवेज लाइट कलर के और व्हाइट कलर के कलर ज्यादा पहनते हैं, बिकॉज इसके पीछे का रीजन यही है। समर टाइम में सनलाइट जो होते हैं वो व्हाइट कलर से रिफ्लेक्ट होकर दूर चले जाते हैं, और उस मटेरियल को या फिर उस पर्सन्स को हीट कम फील होती है। इसीलिए
ज्यादातर जो लोग हैं वो व्हाइट कलर का ही पेंट करते हैं अपने हाउस में, ताकि हीट जो हो समर के टाइम हीट रिफ्लेक्ट करके बाहर चली जाए। और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी व्हाइट कलर के ही और लाइट कलर के ही शर्ट्स पहनते हैं समर के टाइम। इससे बॉडी कूल होती है, हीट चूंकि रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाता है और बॉडी कूल होती है। और इसी के ऑपोजिट्स विंटर में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा डार्क वाले कपड़े पहनते हैं, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क कलर के जितने भी सारे कपड़े हैं वो हम लोग विंटर में पहनते हैं, बिकॉज जो डार्क कलर है वो सनलाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। विंटर में हमें वुलन क्लॉथ्स कैसे गर्म रखते हैं, वो बातें आखिर क्या हैं। तो वुलन क्लॉथ्स जैसा आप जानते हो वो क्या है ना, हीट के कंडक्टर का सबसे पुअर सोर्स है। उसमें से हीट का कंडक्शन जो है वो नहीं होता है, कंडक्टर नहीं है वूल। इसीलिए क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो हीट्स हैं वो एक ही साइड में रह जाते हैं, अनदर साइड्स में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो वुलन है ना वूल, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और नेक्स्ट साइड में वो जाने नहीं देते हैं, और हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो रिमेन ही रह जाता है, उस क्लॉथ्स के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी गर्म ही रहता है। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 1 में क्या पूछे गए हैं। State similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer। आपको क्या बताने हैं, आपको डिफरेंस बताने हैं और आपको सिमिलैरिटीज बताने हैं, किसके किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताने हैं। तो आंसर्स में चलिए देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज में आप क्या लिखोगे, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज सेम। बिल्कुल सही है, दोनों थर्मोमीटर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही है। बोथ आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बोथ का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल टेम्परेचर के मापन के लिए ही किया जाता है। बिल्कुल सही। बोथ हैव अ थिक वॉल्ड ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग अ फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब। यानी दोनों में ही एक कैपिलरी ट्यूब होते हैं जो थिक वॉल्ड ग्लास जिसमें होते हैं, और उन्हीं के अंदर ही मरकरी होते हैं। बिल्कुल सही, दोनों के अंदर ही कैपिलरी ट्यूब भी होती है और थिक वॉल्ड ग्लास भी होते हैं। नेक्स्ट वन में देखेंगे, मरकरी इज यूज्ड इन बोथ थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। जैसा मैंने कहा कि मरकरी जो है वो दोनों थर्मोमीटर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग। दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मार्क की हुई रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये तो सिमिलैरिटीज हो गया, अब डिफरेंसेस हम लोग देख लेंगे। डिफरेंसेस में है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होते हैं वो किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, वो डिफरेंट तरह के लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, डिफरेंट तरह के टेम्परेचर को मापने के लिए, वो भी ऑब्जेक्ट्स के। वहीं क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ह्यूमन के बॉडी को टेम्परेचर के लिए जब मापा जाता है उसमें हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, जैसा मैंने वीडियो में भी कहा। नेक्स्ट वन में देखेंगे, जनरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 degree Celsius, whereas clinical thermometer has temperature range from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो टेम्परेचर रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन ही होते हैं, याद रखें। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जिसको हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, उनका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आखिर नंबर 3 में क्या डिफरेंसेस हैं।
Usually, laboratory thermometer does not have any constrictions, whereas clinical thermometer has the small constrictions near the mercury bulb, जिन्हें हम लोग किंक कहते हैं। याद है मैंने कहा भी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें किसी तरह का कंस्ट्रिक्शंस नहीं पाया जाता है, वहीं क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शंस होता है। मैंने कहा भी मरकरी बल्ब के बहुत ही नजदीक, बहुत ही सामने, जिसे हम लोग किंक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंसेस में देख लेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टू बी कीप्ड अपराइट व्हाइल टेकिंग द रीडिंग, वेयरएज क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी टिल्ट व्हाइल टेकिंग रीडिंग। यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप क्या करेंगे, आप टिल्ट नहीं कर पाएंगे, उसे सीधा ही रखना है। टिल्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो रीडिंग आप नहीं ले पाओगे। वहीं क्लिनिकल थर्मोमीटर में इससे बचने के लिए हम लोग टिल्ट कर सकते हैं और इजीली रीडिंग कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वहां पर मैंने कहा हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक हुई होती है, जिसके कारण से हम लोग इजीली वो टिल्ट करके भी हम लोग रीडिंग ले पाते हैं। नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे गए हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको क्या बताने हैं, हीट के 2 कंडक्टर्स और 2 इंसुलेटर्स। तो 2 कंडक्टर क्या हैं हीट के, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये एग्जांपल्स हैं हीट के कंडक्टर्स के। और नेक्स्ट इंसुलेटर्स के कौन से एग्जांपल्स हुए, वुड है, वाटर है एंड एयर भी है। ये इंसुलेटर्स के रूप में वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स जो है उसको फिल करने हैं। नंबर ए में पूछा गया है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है। तो आप लिखोगे टेम्परेचर। नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर वो हम लोग जिससे, वो कौन सा थर्मोमीटर है जिससे हम लोग मेजर नहीं करते हैं, तो वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग मेजर्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। टेम्परेचर जो है वो कौन से डिग्री में मेजर किया जाता है, वो ऑलवेज सेल्सियस में मेजर किया जाता है। मैंने बताया था हम लोग सेंटीग्रेड में पहले करते थे। नंबर डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है हीट के किस प्रकार के ट्रांसफर के लिए। वो कौन सा प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस रहेगा रेडिएशन प्रोसेस। जिस तरह से सनलाइट भी हमारे उसी प्रोसेस से अर्थ में आती है, याद है ना। नंबर ई में देखेंगे अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। वो कौन सा प्रोसेस होगा, जब हम लोग एक कोल्ड स्टील स्पून को अगर एक हॉट मिल्क में अगर उसमें डिप करेंगे तो वो कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें से हीट का ट्रांसफर होगा, तो वो प्रोसेस होगा कंडक्शन। मैंने कहा था भी आप लोगों को। नेक्स्ट वन, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। वो कौन से कलर के क्लॉथ्स हैं जो कि लाइट कलर से भी अच्छे से, लाइट कलर जिस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, उससे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। वो कौन से कलर के क्लॉथ होंगे, तो वो मैंने कहा था डार्क जो कलर्स के क्लॉथ होते हैं वो ज्यादातर हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे डार्क कलर्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग का मैच करने हैं। जैसे आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। नंबर 2, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। नंबर 3, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। नंबर 4, लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। और राइट हैंड साइड में है ए समर, बी विंटर, सी डे, डी नाइट। तो क्या होंगे इसके आंसर, चलिए देख लेते हैं। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, मैंने कहा था जो लैंड ब्रीज होते हैं वे कब ब्लो करते हैं, वो नाइट में ब्लो करते हैं। तो आप लिखोगे नाइट।
सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब ब्लोज करते हैं, तो वो डे में ब्लो करते हैं। और डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, डार्क कलर्स जो क्लोथ्स है वो हम लोग कब प्रेफर करते हैं, गर्मी में या विंटर में। आप बता सकते हैं, हम लोग उससे विंटर में डार्क कलर पहनते हैं। और अगर समर में पहने तो क्या होगा, हम लोग को अनकंफर्टेबल हम लोग फील करेंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग समर टाइम। याद है ना, समर टाइम में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स को पहनते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछे गए हैं। डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। एक मोटे जो कपड़े हैं उसको पहनने से जितनी गर्मी होती है, मोर लेयर पहनने से हमें उससे ज्यादा गर्मी क्यों फील होती है, ये हमें डिस्कस करके बताना है। तो आप क्या लिखोगे आंसर्स। द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ्स। जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वो अगर हम लोग 2 लेयर के भी पहने तो इससे क्या होता है, एयर वो ट्रैप कर लेते हैं। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, और हीट के इंसुलेटर के रूप में एयर कौन काम करता है, एयर काम करते हैं। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स, और यही लेयर प्रिवेंट करते हैं किसे, हीट को बाहर जाने के लिए, बाहर जाने से हमारे बॉडी में ही रहने देते हैं, हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने से ये रोक देते हैं। मोर लेयर ऑफ थिन क्लोथ्स विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड। जितने ज्यादा हम लोग लेयर पहनेंगे उतने ज्यादा एयर ट्रैप्ड हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वी विल नॉट फील कोल्ड, हम लोगों को ठंडी नहीं होती है, दैट मीन्स हम लोग को गर्मी लगने लगती है। सो wearing more layer of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोर लेयर पहनते हैं। एक लेयर से अच्छा है बहुत सारा पहने, तो एयर प्रिवेंट हो जाते हैं, एयर को ट्रैप कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछे गए हैं। लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशंस। आपको ये फिगर में आपको फिगर देखने हैं और आपको मार्क करने हैं कौन सा मार्क में कौन सा प्रोसेस है, इस पूरा प्रोसेस को बताया गया है। जैसे मैंने कहा था कि रेडिएशंस कौन सा है, कन्वेक्शंस कौन सा है और कंडक्शंस कौन सा है, कौन से मीडियम में किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको तो पता है। आपको ये देख लो मैंने बना दिया है और आपको ऐसे लिख देना है। कौन सा प्रोसेस कंडक्शंस है, जब किसी मीडियम सॉलिड मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है हीट के पासेस के लिए, तब उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं, पता है, कंडक्शन प्रोसेस। और कन्वेक्शन प्रोसेस मैंने कहा था, कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट जो है वो तब तक किसी फ्लूइड को गर्म करती रहती है जब तक वो पूरा गर्म ना हो जाए, ये कन्वेक्शन प्रोसेस। और रेडिएशन प्रोसेस, इससे जो लाइट थ्रो हो रही है, थ्रो आउट हो रही है बाहर की ओर, हीट जो निकल रही है वो रेडिएशन प्रोसेस है। अगर यहाँ पर हम लोग अपना हैंड रखते हैं, अगर यहाँ पर अपना हैंड रखते हैं तो हम लोग गर्म फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर क्या पूछे गए हैं। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of house be painted white, explain। मैंने कहा था भी आपको कि जो गर्म वाले जो जगह हैं, जो हॉट क्लाइमेट वाले जगह हैं, वहां पर ये ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि घर के वॉल को, आउटर वाले वॉल को आप व्हाइट पेंट करो। इसके पीछे का रीजन क्या है, in the place of hot climate it is advised that the outer wall of house be painted white। इसके पीछे का रीजन है, white colors reflect most of the heat that falls on it, or we can say it absorbs less amount of heat। इसीलिए ये जो है व्हाइट कलर जो है बाहर के आउटर वॉल में लगाया जाता है। जो हीट होते हैं ना, व्हाइट कलर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हीट को एब्सॉर्ब बहुत कम मात्रा में करते हैं, बहुत लेस अमाउंट में करते हैं, इसीलिए जो घर होते हैं वहाँ ठंडे होते हैं। Therefore, the temperature inside the house does not increase very much। इसीलिए घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज ही नहीं कर पाता है और घर जो है कूल रहता है।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछे गए हैं। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, अगर 1 लीटर पानी अगर 30 डिग्री सेल्सियस का लिया जाए और अदर हैंड में लिया जाए 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर 1 लीटर, तो अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, मैंने बताए भी थे आप लोगों को 80 डिग्री सेल्सियस, ए नंबर बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री, सी 20 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। किसके बीच में होगा, 30 और 50 के बीच में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछे गए हैं। An iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug container water at 40 degree Celsius. The heat will, क्या होगा, हीट। एक आयरन बॉल लिया गया है जो 40 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर है और दूसरी तरफ एक वाटर है जो उसका भी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ कि जब आयरन बॉल को मग में ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, टेम्परेचर कैसा किस तरफ जाएगा वो आपको बताने हैं। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएंगे। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना फ्लो करेंगे आयरन बॉल से वाटर की ओर और ना ही वाटर से आयरन बॉल की ओर, दोनों किसी तरफ कोई भी फ्लो नहीं होगा। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फ्लो करेंगे वाटर से आयरन बॉल की ओर और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर। और हीट का क्या मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, हीट जो है ऑलवेज जो हॉटर एंड होते हैं उससे वो कूलर एंड की ओर जाते हैं, यही बताया था। अब जब दोनों ही इक्वल हो, यानी एक 40 डिग्री है और दूसरा भी अगर 40 डिग्री है तो किस तरफ फ्लो करेगा, तो किसी तरफ फ्लो नहीं करेगा, दोनों ही इक्वल है ना, तो वैसा ही वैसा रहेगा, कोई किसी तरफ हीट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी, आप देख पा रहे हो, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना तो आयरन बॉल से वाटर की ओर फ्लो होगा और ना ही वाटर से आयरन बॉल की ओर। ठीक है, आयरन बॉल से भी वाटर की तरफ नहीं जाएगा और वाटर से आयरन बॉल की तरफ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल हो गए हैं इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछे गए हैं। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, एक अगर लकड़ी वाला एक अगर वुडन स्पून अगर डिप किया जाए एक आइसक्रीम में तो फिर क्या होगा, क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस होंगे। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस होंगे उसमें। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन प्रोसेस द्वारा वो ठंड हो जाएंगे। तो क्या होंगे आपको बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, जो जितने भी सारे प्रोसेस हैं कंडक्शंस के लिए हमें सॉलिड मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो सॉलिड तो वो है नहीं और वुड तो कंडक्टर है नहीं आपका, इसलिए तो कंडक्शन प्रोसेस होने के चांसेस ही नहीं है। कन्वेक्शंस नहीं होंगे, कन्वेक्शंस के लिए क्या चाहिए हमें बताए थे हम, वो फ्लूइड फॉर्म चाहिए, फ्लूइड मीडियम चाहिए, तो वुड तो फ्लूइड फॉर्म है नहीं। नेक्स्ट वन है रेडिएशंस, रेडिएशन में विदाउट एनी मीडियम, तो मीडियम तो मेरे पास है वो भी वुडन का, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो हो पाएगा, वो किसी भी प्रोसेस में फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वुड खुद ही एक क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो तो एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के रूप में वर्क करेगा। इसीलिए क्या होगा, जो हीट है और कोल्डनेस है वो क्या होंगे, वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे, तो क्या होंगे, डज नॉट बिकम कोल्ड, तो ठंड ही नहीं हो पाएंगे अदर एंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछे गए हैं। Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reasons for this could be that, क्या होगा, स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो उसका जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है, इसके पीछे का रीजंस क्या है मैंने बताया भी था आप लोगों को। बताओ आप पहले ऑप्शंस में, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, वो अगर कॉपर का बॉटम होता है तो पैन को मोर ड्यूरेबल बनाता है। नंबर बी, सच पैन्स
appear कलरफुल, ऐसे कलरफुल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए। या फिर नंबर सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, ये। या फिर कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर को इजी होता है क्लीन करना स्टेनलेस स्टील से। तो इसका आंसर होगा कॉपर। मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा अच्छा गुड कंडक्टर है, इसीलिए। तो कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, इसीलिए कॉपर का यूज होता है। ये आप लिखोगे सी।